इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 2 नवंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 2 नवंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेक विक्टोरिया को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, बताना यह है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जो कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कहलाती है। ऑप्शन ए शुगर केन, ऑप्शन बी सनफ्लावर, ऑप्शन सी पर्ल मिलेट या फिर ऑप्शन डी रेड ग्राम। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगर आज आप लोग गूगल पर जाते हो और जाकर वहाँ पे सर्च बॉक्स में विराट कोहली भी टाइप करते हो ना, तो आपको ये कंट्रोवर्सी के बारे में जानने को मिलेगा। एक होटल रूम कंट्रोवर्सी हुई है जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, मतलब हर एक न्यूज़पेपर जो है ना इसको कवर कर रहा है। आप देखोगे सामने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, फिर उसके बाद में और भी न्यूज़पेपर्स ने यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा था वो विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लगाया हुआ था। वो वीडियो विराट कोहली के होटल रूम का था, लेकिन हुआ क्या कि जो होटल का स्टाफ था उन्होंने उस प्रकार से उस वीडियो को लीक कर दिया था। तो वो जो वीडियो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसको यहाँ पर विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया और साथ ही साथ में यहाँ पर एक लंबा सा मैसेज भी लिखा। किस चीज़ को लेकर, प्राइवेसी को लेकर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी के बारे में। विराट कोहली मेंशन करते हैं कि देखो मुझे पता है कि जो फैंस हैं वो बहुत खुश होते हैं जब भी उनका जो फेवरेट क्रिकेटर है, फेवरेट प्लेयर है, जब वो उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर किसी के होटल के रूम का वीडियो निकालना, उसका वीडियो या आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, ये कहीं ना कहीं उसके प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरे में डालता है। फिर उन्होंने लिखा कि अगर ये जो प्राइवेसी है, मगर मेरे होटल रूम में मेरी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहेगी तो फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कहाँ पर प्राइवेसी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के साथ साथ इन्होंने मैं एक मैसेज दिया है कि देखो जो भी लोगों की प्राइवेसी होती है प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल ना करें। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये खबर फैलती है तो होटल ने, ऑब्वियसली बात है 5 स्टार होटल है और इस प्रकार से यहाँ पे काम हुआ है, तो होटल ने यहाँ पर माफ़ी भी मांगी है, साथ ही साथ में उस एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन भी लिया है जिसने ये वीडियो वायरल किया, या फिर कह सकते हो इस वीडियो को शूट किया। नाउ यहाँ पर बात की जा रही है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है जो कि डायरेक्टली बनता भी है, क्वेश्चंस बनते भी हैं। वो ये है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक और केस न्यूज़ में है, 2 फिंगर केस, कल मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी था। तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है, ज़रा उस आर्टिकल नंबर को नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख दो।
नवाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज थोड़ी सी जो आवाज़ है वो बदली बदली लग रही होगी, मेरा थ्रोट ख़राब हो चुका है बहुत लंबे समय बाद, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं और वीडियो तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे ये जो पहला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है जीएसटी रेवेन्यू की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जैसे हमारे मंथ कंप्लीट होते हैं, जैसे अक्टूबर का महीना पूरा हुआ तो सितंबर के मंथ की स्टार्टिंग में नवंबर के मंथ की स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके पास में कुछ डेटा आएगा कि पिछले महीने जीएसटी का रेवेन्यू का कलेक्शन कितना हुआ। जैसे सितंबर के महीने का जितना भी जीएसटी का कलेक्शन था वो अगले महीने यानी अक्टूबर के मंथ में बताया गया था, है ना। अब अक्टूबर के महीने का जितना भी जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है वो अभी नवंबर में बताया गया। अब नवंबर के महीने का जितना भी कलेक्शन होगा वो दिसंबर के स्टार्टिंग में हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हर महीने आर्टिकल आता ही आता है। तो हर महीने आपका मतलब 1 से 2 तारीख में जो जीएसटी है वो रिवाइज होता है। तो आज भी हम लोग जीएसटी को पढ़ेंगे, बहुत सिंपल से शब्दों में, सरल सी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि आखिरकार जीएसटी है क्या, जिसको अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि आखिरकार जीएसटी क्या है, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जो अक्टूबर के जीएसटी का रेवेन्यू है ना, ये आप देखोगे तो 1.51 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बताया ये जा रहा है कि देखो जो जीएसटी ये कब आया था, ये आया था साल 2017 में जुलाई के महीने में। तब से अभी तक का दूसरा सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है ये पिछले महीने के अंदर, ऐसा मेंशन किया गया। और कितना कलेक्शन हुआ मैंने आपको बताया, 1,51,718 करोड़ का। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसी साल मैंने आपको बताया कि ये दूसरा सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। तो इससे पहले वाला पहला सबसे ज़्यादा कलेक्शन कब हुआ था, वो भी इसी साल हुआ था। कब हुआ था, वो हुआ था बेसिकली अप्रैल के महीने में। तो वो अप्रैल के महीने में वो कितना कलेक्शन था, वो था लगभग 1,67,540 करोड़। मतलब जो पहला वाला अप्रैल वाला कलेक्शन था वो तो हमारे इस अक्टूबर से भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है इंटरेस्टिंग सा, 2017 देखोगे, 2017 आया, 18, 19, 20, 21, 22। तो अभी तक का 2 बार जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है वो तो इस साल अप्रैल में हुआ और अभी पिछले महीने अक्टूबर में हुआ। पिछले महीने का जीएसटी रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारा फेस्टिवल सीज़न चला और बहुत सारे हमारे पास में टैक्सेस के कलेक्शंस हुए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुई, सिंपल बात हुई। अब देखो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। अब रटने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि हर महीने ये डेटा आता है। पढ़ने वाली जो चीज़ है जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है आओ समझते हैं इसको। देखो पूरे जीएसटी को समझने के लिए हम लोग एक प्लेन पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो आओ टॉपिक डालते हैं जीएसटी, एक एक करके चीज़ों को रिवाइज करेंगे क्योंकि इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब ये दिमाग में बैठ चुकी हैं। पहला अगर सवाल उठे तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सिंपल सी बात है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, तो इसमें आता है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, उसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, देन उसके बाद में गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। तो ये सारे टैक्सेस हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट हो गया यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। लेकिन इन सारे टैक्सेस को कर दिया गया ख़त्म। इन सबको ख़त्म करने के लिए इन सबको ख़त्म करने के बाद वन नेशन वन टैक्स को लेकर आया गया, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। आगे आते हैं, अब बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी को हम लोग डुअल टैक्स भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग टर्म से इसको जाना जाता है। अब पहली बात आपको समझना होगा, जीएसटी के अंदर भी ना अलग अलग नाम से इसके अंदर आपने छोटे छोटे पोर्शंस देखे होंगे। जैसे एक होता है हमारा सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। अच्छा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है आप सभी को पता है? पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत पालना दिमाग में। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये लागू कैसे होते हैं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात, सपोज़ यहाँ पर कोई स्टेट है, सपोज़ यहाँ पर कोई राज्य है, एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का, यूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो
सपोज़ यहाँ पर ये रहा उत्तर प्रदेश, तो यूपी के अंदर सपोज़ यहाँ पर एक जगह पर सामान बना, बनने के बाद में वहाँ पर बिका, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगी है ना, वो अलग तरीके से बढ़ जाती है। मतलब जब एक सेम राज्य में, ये सेम वर्ड लिख देता हूँ, जब भी किसी एक राज्य, सपोज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहीं पर सामान की मैन्युफैक्चरिंग हुई और यहीं पर सामान बिक गया, तो मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बिक गया, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, सेम राज्य के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई और बिक गया, और इसके ऊपर जब जीएसटी लगती है ना, तो वो जो जीएसटी है वो बढ़ जाती है। कैसे कैसे बढ़ जाती है? एक तो बढ़ जाती है सीजीएसटी में और एक बढ़ जाती है हमारी एसजीएसटी में। अब ये कैसे बढ़ती है? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ए को बनाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर और इसको उत्तर प्रदेश में ही बेच दिया गया। इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 18% है, मान लेते हैं 18% जीएसटी है। अब 18% जो टैक्स है ये कैसे जाएगा टैक्स? 18% टैक्स में से 9% जो टैक्स है वो तो हमारी केंद्र सरकार रख लेगी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और बाकी जो 9% है वो हमारी राज्य सरकार रख लेगी, यानी कि वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है ना। तो एक सिमिलर राज्य के अंदर, सेम राज्य के अंदर अगर हम लोग बात करें, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिक रहा है सामान, उसके ऊपर जीएसटी लग रही है, तो वो जीएसटी कैसे बढ़ती है? 9% हमारी केंद्र सरकार रख लेती है और 9% ये उत्तर प्रदेश की सरकार रख लेगी। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो जाती है हमारी सीजीएसटी की, सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी की, और स्टेट के अंदर कैसे काम करना ये समझ गया। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वो है यूटीजीएसटी। अब देखो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ना यूटीजीएसटी भी इम्प्लीमेंट होता है, बस खाली स्टेट की जगह यहाँ पे हम लोग यूनियन टेरिटरी कर देंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जैसे एसजीएसटी ना, एसजीएसटी की जगह यूटी कर दिया जाएगा। मतलब सपोज यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, अब वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही है ना। तो अगर सपोज यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो सामान बिका, उसके ऊपर जीएसटी लगी, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। 9% जीएसटी तो हमारी केंद्र सरकार रख लेगी और 9% जीएसटी यूनियन टेरिटरी बोलेगा भैया मुझे दे दो, जैसे यहाँ पर स्टेट को दिया गया था। बस खाली नाम का हेर फेर है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी था राज्य के केस में, वैसा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के केस में सीजीएसटी और इधर यूटीजीएसटी हो जाएगा। सिंपल हो गया, ये मामला क्लियर हो गया। अब ये आपने समझ लिया सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी। अब बात आती है किसकी? आईजीएसटी की, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जबकि बहुत सिंपल सी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब कन्फ्यूजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर क्या होता है, आईजीएसटी कब लगता है? आईजीएसटी तब लगता है जब एक राज्य से, एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक और। यहाँ पर सपोज कर लो एक राज्य है गुजरात, ठीक है ना, और इधर हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। गुजरात के अंदर कोई सामान बना, प्रोडक्ट ए बनकर आया और उसको क्या किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर बेच दिया गया। यानी कि एक राज्य में सामान बना और उसने दूसरे राज्य में इसको बेच दिया, उत्तर प्रदेश में सामान बिक गया। तो जब सामान बिकेगा ना, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या काम था वो मैंने आपको समझा दिया। स्टेट के अंदर कैसे व्यापार होता है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। आईजीएसटी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो आईजीएसटी लगता है। अब ये लगेगा कैसे, इसको समझते हैं। सपोज गुजरात के अंदर सामान बन गया। अब सामान बन गया, जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर गुजरात से लिया टैक्स। अब टैक्स यहाँ पर वसूला गुजरात से, आईजीएसटी वसूल लिया। अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि कह लो 18% यहाँ पर जीएसटी इन्होंने ले लिया। अब वो जो 18% का जीएसटी लिया गया है ना, उसका केंद्र सरकार क्या करेगी? वो 18% जीएसटी में से 9% तो खुद रख लेगी और 9% उत्तर प्रदेश को दे देगी। तो आप कहोगे ये क्या झमेला है? मतलब गुजरात में सामान बना लेकिन टैक्स का कोई भी रुपया गुजरात के पास में नहीं आया, है ना। 18% मान लो इनके सामान के ऊपर टैक्स लिया गया था, तो जिसमें से 9% केंद्र सरकार ने रख लिया और 9% उत्तर प्रदेश को दे दिया, जहाँ पर ये सामान बेचा गया है, ठीक है ना, जहाँ पर ये सामान बेचा गया है। तो इसी वजह से इसको हम लोग आईजीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपने डेस्टिनेशन तक सामान पहुँचा और सामान पहुँचा है जहाँ पर उस जिस राज्य के अंदर सामान बिका है ना, उस राज्य को भी यहाँ पर टैक्स का एक छोटा सा आधा पोर्शन मिलता है। तो केंद्र सरकार 18 में से 9% खुद रख लेगी और 9% यहाँ पर उत्तर प्रदेश को दे देगी। तो आप कहोगे गुजरात को क्या मिला? गुजरात को कुछ नहीं मिला, पैसों के मामले में बात करें, टैक्स के मामले में बात करें। लेकिन
अब यहाँ पर देखने का नज़रिया अलग था, जब इसको लेकर आए थे ना तो वो नज़रिया अलग है। वो क्या अलग है कि गुजरात के अंदर सामान बना, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। तो यहाँ की इकोनॉमी एक तरीके से डेवलप हो रही है। तो अब इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अब इनका सामान बना, एक दूसरी जगह पर बिका, तो इससे क्या हुआ, गुजरात के अंदर रोज़गार बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब सामान बिका है ना, तो वो जो पर्टिकुलर टैक्स है, उस टैक्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 9% रख लेगी और उस पर्टिकुलर यूपी को जहाँ पर सामान गया है, जहाँ पर सामान बिका है, अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पर सामान गया है, फिर उसको यहाँ पर कुछ टैक्स का हिस्सा दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर स्टेट क्रॉस हो जाएगा, यानी राज्य से बाहर जाएगा सामान, तो आईजीएसटी लगने लगेगा। और आईजीएसटी कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर स्टेट के अंदर ही होता तो क्या होता, स्टेट के अंदर ही सपोज सामान बिक रहा होता तो क्या होता, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगता ही नहीं। जो वो टैक्स है स्टेट जीएसटी करके, वो बेसिकली यहाँ पर ये सरकार खुद रख रही थी गुजरात की। तो यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ मिल गया, गुजरात के अंदर रोज़गार आ गया। केंद्र सरकार ने तो देखो, केंद्र सरकार को हर तरफ से फ़ायदा हो रहा है, उनको यहाँ पर भी 9% का टैक्स मिल गया। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर जहाँ पे सामान बेचा उनको भी ये फ़ायदा हो गया। ठीक है ना। इसी वजह से इसको हम लोग वन नेशन वन टैक्स के नाम से जानते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स लगा करता था, है ना। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले लिया करती थी, और फिर उसके बाद जो राज्य हैं वो अलग अलग टैक्स चार्ज किया करते थे, अलग अलग टैक्स चार्ज किया करते थे। इस वजह से जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र में एक समय पर बहुत सारी इंडस्ट्री कैसे लग गई, क्योंकि महाराष्ट्र उस समय पर मतलब उनके पास पैसा था अच्छा खासा, तो उन्होंने यहाँ पर टैक्स थोड़ा सा कम चार्ज किया, तो सारी कंपनियाँ महाराष्ट्र के अंदर जाने लगी, है ना, कि टैक्स वहाँ पर कम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन अब क्या है, अब आप देख पाओगे ये इक्वली बट गया है। चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपके पास में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन अगर आप सामान एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में भेजोगे तो वो जो टैक्स है ना वो बट जाएगा। और वो कैसे बटेगा, आईजीएसटी के अंदर बटेगा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। क्लियर हो गया। बाकी जीएसटी के अंदर अलग अलग स्लैब रेट्स रख रखे हैं। अब वो स्लैब रेट की बात करें तो जैसे कि 0% जीएसटी भी है, 0% के बाद 5%, 12%, 18% और साथ ही साथ में 28%। जितने लग्जरियस आइटम होंगे, मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, रोज़ाना चाहिए वो, उसके ऊपर जीएसटी कम लगती है। और बहुत लग्जरियस आइटम है जो कि मतलब जैसे कि कोई लग्जरी कार है, अब वो जो कार है वो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, जिसके पास पैसा है वो कार खरीद रहा है ना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, उनसे टैक्स भी लिया जाएगा। तो जो भी महंगे आइटम्स होंगे, लग्जरियस आइटम होंगे, उसके ऊपर जीएसटी ज़्यादा चार्ज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ मैं, जैसे हमारा आप कह सकते हो कि परफ्यूम, शैम्पू और जो फायरवर्क्स होते हैं, या मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, उन सब के ऊपर जीएसटी 28% हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे फिर उसके बाद में टूथपेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें हो गई, वो सब के ऊपर 18% जीएसटी लगेगी। फिर 12% के अंदर बटर, घी, मोबाइल वगैरह हो गया, आलमंड्स वगैरह आ गया। फिर 5% के अंदर शुगर, टी वगैरह आ गया। मतलब जितनी जो ऐसी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रोज़ाना चाहिए, उनके ऊपर जीएसटी काफ़ी कम है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो जो लग्जरियस आइटम है ना, जिनके पास में पैसा है वही यहाँ पर उन चीज़ों को परचेस कर रहा है। मतलब ज़रूरत नहीं, सबकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके पास में है अमाउंट वो यहाँ पर परचेस कर रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी ज़्यादा लग रही है। क्लियर हो गया जीएसटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में जीएसटी को देखने के लिए पूरा का पूरा काउंसिल बना रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, आपको पता होगा। इसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बाकी कुछ चीज़ें मैं हमेशा जब भी यहाँ पर मतलब जीएसटी पढ़ाता हूँ तो उसको मैं दोहराता हूँ, तो आज भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी की सबसे पहली बार स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, जीएसटी सबसे पहली बार दुनिया में लाया गया था फ्रांस के अंदर 1954 में। जीएसटी के जो पूरा मॉडल हम लोगों ने अपना रखा है वो है कनाडा का। फिर उसके बाद में जीएसटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। देखो बहुत सारे टैक्सेस, लगभग हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म किया, उसकी जगह जीएसटी लेकर आए। पता है कितने टैक्सेस ख़त्म करे थे? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करने के बाद में जीएसटी को लेकर आया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी जीएसटी के अगर हम बिल के बारे में बात करेंगे तो ये 122वां बिल था, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पर 101वें अमेंडमेंट था, तो 101वां संशोधन था। तो 101वें संशोधन के तहत जीएसटी को लेकर आया गया, यानी कि 101st अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट बिल के बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो फिर
तो 101 अमेंडमेंट के तहत इसको लेकर आया गया। ये पूरा कंप्लीट आपका जीएसटी का टॉपिक हो गया। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी लागू ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी लगाई नहीं जाती है। वो क्या क्या है, जैसे आप देखोगे पेट्रोल हो गया, है ना, वाइन हो गया, शराब हो गई, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारा टैक्स लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ भी, हाथों हाथ यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान रखना। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर बहुत सारा टैक्स लिया जाता है, बहुत सारा टैक्स, क्योंकि बाहर से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पे सेंटर भी ले रही है, स्टेट भी ले रही है, हर कोई यहाँ पर टैक्स चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको जीएसटी में रख देते हैं तो जीएसटी के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो कितना है? हाईएस्ट तो बस खाली 28% तक है ना। तो अगर पेट्रोल को जीएसटी में डाल दिया, सपोज लग्जरी आइटम में भी डाल दिया, तो केवल और केवल इस पे से 28% टैक्स ही लिया जा सकता है, जबकि अभी 100% तक टैक्स ले लिया जाता है। तो सरकार बहुत सारे टैक्स कमा रही है पेट्रोल से, तो इसको जीएसटी में नहीं रख रखा। वैसे यहाँ पर शराब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वाइन के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाईएस्ट जीएसटी लग सकती है वो है 28%, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जीएसटी, उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स, बेसिकली जीएसटी बोल रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि सरकार का रेवेन्यू जनरेशन होता है, कमाई होती है, ठीक है ना। तो ये बात भी समझ में आ गया कि आखिरकार क्यों नहीं आता पेट्रोल और ये सारी चीज़ें जीएसटी के अंदर में। आगे आते हैं ना, अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको यार प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला मेरा अकाउंट मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, प्लीज़ उनका जवाब दिया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जब आप लोग एक्टिवेट रहोगे, अपना एंगेजमेंट दिखाओगे, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ में, मतलब उनका जो नाम है, चैनल प्रोफाइल है, वो याद होने लगता है। तो रेगुलर बेसिस पर कोशिश क्या करो कि हाँ, कमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपसे सवाल पूछे जाएँ उनका उत्तर देना है। नाउ ये जो अगला आर्टिकल है इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। इससे पहले जो जीएसटी वाला टॉपिक पढ़ा था उसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। नाउ अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि देखो एससीओ का मीटिंग चला, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मीटिंग था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हो रहा है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कल के दिन मीटिंग हुआ है। अब इस मीटिंग के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तरह से टारगेट बनाया। एक चाइना का प्रोजेक्ट है BRI, है ना, इसको यहाँ पर टारगेट बनाया और इसकी आलोचना भी करी है। कैसे करी है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो ये चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न भी आज आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये बोलते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, दूसरे कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। यानी जो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को, दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। अब इसका मतलब क्या है, इस पर भी अभी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इस मीटिंग में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा और क्या क्या बात की गई है। देखो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हैं कि जो व्यापार है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली कंट्रीज़ के साथ में, वो व्यापार पिछले कुछ टाइम में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हमें इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं जो कि इसका हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रुप वाली कंट्रीज़ के साथ में अपना व्यापार नहीं बढ़ा पाया। कितना व्यापार है? लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो $141 बिलियन का, $141 बिलियन का व्यापार हुआ है इंडिया का इन एससीओ के मेंबर्स के साथ में, जो कि बहुत कम है ना, जिसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको इनफैक्ट दुगना कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। इनका कहना है कि व्यापार को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस एससीओ के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भारत की कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो नहीं पाती है। रीज़न क्या है? रीज़न बीच में पाकिस्तान आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने ईरान के ज़रिए रास्ता बना रखा है, ईरान में चाबहार पोर्ट बना रखा है, लेकिन अब वहाँ पे भी इशू आता है, क्योंकि ईरान के रिलेशन अमेरिका के साथ में ख़राब हैं। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका दुनिया भर के देशों से बोलता है
कि ईरान के साथ में आपने रिलेशन मत रखना, फिर भी चलो हम लोगों ने चाबार पोर्ट को डेवलप कर रखा है, इस चाबार पोर्ट की मदद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। या फिर एक दूसरा हमारे पास में कॉरिडोर है जिसको हम लोग INSTC बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके माध्यम से हम लोग व्यापार कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में। अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को हम लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया, इनके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक व्यापार के कोई चांसेस नहीं है। और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अभी के टाइम पर नहीं है प्रॉपर। तो अगर कनेक्टिविटी हो जाती है तो अपने आप में व्यापार इंप्रूव होगा। और SCO के जो मेंबर्स हैं इसमें बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो अगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में व्यापार इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि पूरे ग्रुप के साथ में आप देखोगे ना, तो व्यापार है जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से यह मामला समझ में आया। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ क्या हैं, चाबार पोर्ट क्या है, INSTC क्या है, इसको मैप में देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये बात। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप हुआ, और इधर आपको ईरान दिखेगा। जो चाबार पोर्ट है ना वो हमने ईरान में ही बनाया है, ये इंडिया ने बनाया है पोर्ट को। क्यों बनाया है? ताकि हम यहाँ से अफगानिस्तान से गुजरते हुए ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पहुँच जाएं। ये आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है ना, तुर्कमेनिस्तान से लगे हुए 4 देश और हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, एक तजिकिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान, एक कज़ाकिस्तान, एक उज़्बेकिस्तान। ये बेसिकली 5 कंट्रीज़ मिलकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। नीचे इंडिया आपको दिख रहा होगा, लेकिन भारत की कनेक्टिविटी ऊपर से तो नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, तो ऊपर से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो कोशिश है ना वो ये है कि हम लोग चाबार पोर्ट को डेवलप करें, जो कि हम लोगों ने करा भी है, और चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान से गुजरते हुए ऊपर पहुँच जाएँ, है ना। तो उन कंट्रीज़ के साथ में आकर मिल पाना, काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। जबकि आप देखोगे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे मेंबर्स SCO का पार्ट है, SCO का हिस्सा हैं, और ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं। तो अगर इनके साथ में व्यापार हमारा बढ़ जाए ना, तो सपोज़ तो आप कह सकते हो कि SCO के साथ में हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारा चाबार पोर्ट का मैप हो गया। अब दूसरा, यहाँ पर S जयशंकर साहब ने INSTC कॉरिडोर के बारे में बात की है। इन्होंने ये बोला कि हम लोगों ने एक और कॉरिडोर डेवलप कर लिया है, और रिसेंटली ये कॉरिडोर स्टार्ट हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है ये इंडिया को कनेक्ट करता है रशिया से। कैसे? देखो, मुंबई का पोर्ट कनेक्ट है मॉस्को से, यानी रशिया से। कैसे? तो पहले हम यहाँ से चाबार पोर्ट जाएंगे, फिर यहाँ पे आप कह सकते हो एक तो रास्ता यहाँ से भी निकल सकता है, और एक रास्ता यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट है, ये भी ईरान के अंदर ही है। बंदर अब्बास पोर्ट तक जाएंगे, बंदर अब्बास पोर्ट से यहाँ पर ऊपर निकल जाएंगे, और ऊपर निकलते हुए इधर यहाँ पर सी से गुजरते हुए, अस्ट्राखान से गुजरते हुए आप कह सकते हो यहाँ पर मॉस्को तक पहुँचेंगे, यानी रशिया तक पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टिविटी, और रिसेंटली ऐसा हुआ भी था, मॉस्को ने कुछ सामान यहाँ से भेजा था जो कि इस प्रकार से इस रूट से होता हुआ मुंबई तक पहुँच गया था। ये INSTC कॉरिडोर है। मतलब हमारी कनेक्टिविटी ऊपर प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पर बॉर्डर इश्यूज़ ना होते तो या डायरेक्टली हम लोग को इतनी दिक्कत होती ना, यहाँ से सीधा हम लोग सामान को भेजते, लेकिन अभी हमें घूम फिर के ऊपर से जाना पड़ रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये है INSTC कॉरिडोर, जो कि इस प्रकार से जाता है, और इधर मॉस्को से होता हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ आप कह सकते हो ये वापस इंडिया में कनेक्ट हो जाता है। ये INSTC कॉरिडोर कहलाता है। ठीक है ना। चलो, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी आपने समझ लिया। फिर उसके बाद S जयशंकर साहब एक बात और बोलते हैं, ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ रहे हो, चाइना ने एक प्रोजेक्ट लगाया जहाँ पर ये दुनिया भर की कंट्रीज़ को इस प्रकार से कनेक्ट कर रहा है। आप देखोगे जो ये ऑरेंज वाला लाइन है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जो ज़मीन वाला एरिया है, ज़मीन वाले एरिया से इन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। जो नीचे ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पर ये समुद्र के रास्ते से इन सारे देश को कनेक्ट कर रहा है चाइना अपने से। लेकिन भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये दूसरे कंट्री की सोवरिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो इंडिया का ये पूरा मैप है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इंडिया का मैप हो गया। अब ये जो रीजन है बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। लेकिन चाइना ने क्या, चाइना ने ये काम किया कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान है पीछे, पाकिस्तान का ये जो पोर्ट है ना, ये ग्वादर पोर्ट है, और ऊपर आप देख पाओगे ये चाइना है। चाइना ने एक हरकत ये कर दी कि
ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी के अंदर इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। और जो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बेसिकली उन्होंने, आप देखोगे, इस प्रकार से बना दिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर से निकाला गया है। और जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैंने आपको बताया ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, लेकिन ये भारत की टेरिटरी से गुजर रहा है, तो ये दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बोल दी है इस मीटिंग में। क्लियर हो गया? तो एक और इशू समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं एक और पॉइंट के ऊपर। इस आर्टिकल में एक और चीज़ है, वो है एससीओ, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार ये है क्या, जिसकी मीटिंग चली है पूरी की पूरी? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्रुप है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले बेसिक समझते हैं। इस ग्रुप को बनाया गया था साल 2001 में, और 2001 से पहले ना इस ग्रुप के अंदर केवल 5 मेंबर हुआ करते थे। 5 मेंबर का ग्रुप हुआ करता था। इस वजह से 2001 से पहले इसको हम लोग शांघाई 5 के नाम से जाना जाया करते थे। अब ये शांघाई 5 के अंदर कौन कौन से देश हुआ करते थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन 2001 के बाद में ये शांघाई 5 था पहले, 2001 से पहले। लेकिन 2001 में एक बदलाव होता है। बदलाव ये होता है कि हम उज़्बेकिस्तान को एससीओ के अंदर डाल देते हैं। उज़्बेकिस्तान भी एससीओ को ज्वाइन कर लेता है। अब ये हो गए 6 मेंबर। तो अब जब ये 6 मेंबर हो गए तो उनको नाम तो बदलना होगा। शांघाई 5 का कोई मतलब उठ नहीं रहा है, तो उन्होंने नाम बदल दिया। नाम बदलकर इन्होंने कर दिया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब ये ऐसे ही चलता रहा थोड़े टाइम तक। 2001 में उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था, ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बाद में 2017 में क्या होता है ना, 2017 में 2 देश इसको और ज्वाइन कर लें। अभी तक यहाँ पर एससीओ के अंदर 6 लोग हैं। अब 6 के बाद इसमें 2 मेंबर्स और ऐड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो यहाँ पर है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों एससीओ के मेंबर बन जाते हैं। कब बनते हैं? साल 2017 में। तो इसके अंदर हो गए टोटल अब 8 मेंबर्स। लेकिन पिछले साल यहाँ पर इसमें ईरान को भी ऐड करने की बात की गई है ना। पिछले साल ये बोला गया था, क्या था कि ईरान को भी यहाँ पर एससीओ का मेंबर बना दिया जाएगा। तो कितने मेंबर हैं? इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई है। इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो करेंट टाइम में मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये यहाँ पर आपको सारे के सारे देश देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिकली 8 कंट्रीज़ आज के टाइम पर एससीओ की मेंबर हैं। जबकि ईरान की भी चर्चा की गई थी, ईरान भी यहाँ पर एक फुल मेंबर बनेगा एससीओ का। इसको बेसिकली एक अप्रूवल मिल ही चुका है, ठीक है ना। तो बेसिकली 9 देश हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू अच्छे से क्लियर हुआ। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सवाल बन जाते हैं। आपको मैं ये प्रश्न दिखाता हूँ। ये प्रश्न इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में साल 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल कंट्रोल रिजीम, उसका शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर पूछा जाता है बताओ इन तीनों में से भारत किस किस का मेंबर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए ABCD। तो आपको इतना तो पता है कि हाँ भैया, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर आ जाता है। तो इंडिया तो एससीओ का मेंबर है, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो अच्छा, बाकी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। सही आंसर बताओ क्या है। आप लोग बताओ, मैं आपको कल बता दूंगा, डोंट वरी। पता है मुझे, मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर पाओगे, हिस्ट्री से लिंक कर पाओगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पीएम मोदी ने एक रोड मैप तैयार करने के लिए बोला है। किसके लिए? मानगढ़ धाम को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे मानगढ़ धाम की चर्चा की जा रही है। तो मानगढ़ धाम को बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एज अ ग्लोबल ट्राइबल डेस्टिनेशन, जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो मानगढ़ धाम यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनकर आएगा जहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स की हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसको बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर बोला, कल के दिन ही बोला कि भैया एक रोड मैप तैयार कर लो, हम मानगढ़ धाम को बनाएंगे। कहाँ पे बनाया जा रहा है? राजस्थान के अंदर जो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बात की जा रही है। तो एक ट्राइबल डेस्टिनेशन की तरह हम लोग देखकर इसको पूरा डेवलप कर रहे हैं। जो ये मानगढ़ धाम है ना, ये राजस्थान गुजरात जो बॉर्डर है, पूरा बाउंड्री है ना, वहीं पर पास में ही देखने को मिलेगा। अब ये एरिया किस लिए जाना जाता है? ये एरिया इसलिए भी जाना जाता है कि साल 1913 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ना, इन्होंने यहाँ पर मैसेकर किया था। इन अंग्रेज़ों ने एक हत्याकांड कर दिया था, आप कह सकते हो। बहुत सारे ट्राइब्स को वहाँ पे मार दिया गया था, है ना, बहुत सारे ट्राइब्स को मार दिया गया था।
मैं अभी आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि वहाँ पे भिल ट्राइब्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी बोलते हैं मानगढ़ धाम हम लोग बनाएंगे ताकि उस इंसिडेंट को हम लोग याद कर सकें, है ना। जो भी इंसिडेंट हुआ है, हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो उस पूरे हत्याकांड में मारे गए, है ना। बहुत सारे जो हमारे लोग थे, इम्पॉर्टेंट लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, गोविंद गुरु जी, वो भी यहाँ पर इसी पूरे के पूरे इवेंट में मारे गए। तो इस एरिया में आप देखोगे तो बहुत सारी भिल ट्राइब्स रहती है। कौन सी ट्राइब? भिल ट्राइब। ये वर्ड ध्यान रखना, इस साल ये एक बार और न्यूज़ में आई थी क्योंकि इन्होंने भिल प्रदेश की मांग करी थी। तो लगभग 1500 के आसपास जो भिल ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ये मार दिए गए थे 1913 में। 1913 में भिल ट्राइब्स को मार दिया गया था। ये 17 नवंबर की बात है। कहाँ पे मारा गया था? मानगढ़ हिल के पास में, जो एक हिल है ना मानगढ़ के अंदर, वहीं पर इन लोग को मारा गया था और वहीं पर हम मानगढ़ धाम बना रहे हैं। क्लियर हुआ? तो 1913 में ये इवेंट हुआ था। इसमें इतने सारे ट्राइब्स पीपल को मार दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग जलियांवाला मैसेकर की तरह देखते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, वहाँ पे जलियांवाला बाग को बंद करके अंदर गोलियाँ चला दी थी, वैसे ही मैसेकर यहाँ पर भी देखने को मिला था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए ये मानगढ़ धाम बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिल है ना मानगढ़ के अंदर जो हिल है, वहीं पर ये पूरा का पूरा मैसेकर किया गया था, पूरा हत्याकांड किया गया था। ये मतलब ब्रिटिशर्स ने इस प्रकार से पूरा हत्याकांड किया था। आई होप आपको ये समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं मैसेकर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा मानगढ़ धाम के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा रेलिवेंट है क्योंकि आर्टिकल में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आर्टिकल से हटकर जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो कि मैं डेली बेसिस पर आपको देता हूँ। जब आप लोग ये वाला मैप देखते हो ना, तो ये मानगढ़ हिल पूरा कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मैंने आपको बताया जो राजस्थान है ऊपर, राजस्थान, इधर गुजरात है, इनके बॉर्डर पर एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर आपको मानगढ़ हिलॉक देखने को मिलता है। ये पूरा रीजन, यहीं पर ये पूरा का पूरा मैसेकर हुआ था। यहीं पर हम लोग मानगढ़ धाम बना रहे हैं। तो अब नीचे देखना, जो मानगढ़ धाम में ये जाना जाएगा कैसे? ये जाना जा रहा है ट्राइबल्स के मैसेकर को लेकर, यानी जो आदिवासी लोग थे, भिल ट्राइब्स से, इनको मार दिया गया था, हत्याकांड हुआ था। इस चक्कर में मानगढ़ धाम को बनाया जा रहा है। अब मानगढ़ धाम मतलब ये पूरा जो मैसेकर है ये कब हुआ था? देखो जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग शायद 1919 में हुआ था। उससे लगभग 6 साल पहले, उससे 6 साल पहले ये पूरा का पूरा मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? मानगढ़ के अंदर। और इस पूरे हत्याकांड को ना हम लोग आदिवासी जलियांवाला के नाम से जानते हैं। एक तो जलियांवाला बाग वाला मैसेकर हो गया, ये तो आपको पता है। दूसरा यहाँ पर आदिवासी जलियांवाला बाग कौन सा है? यही वाला जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे भिल ट्राइब्स को मार दिया गया था। ठीक है ना। तो हुआ क्या था, जो भी अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब 100 से ज़्यादा जो भिल ट्राइब्स थे उनको मार दिया था 17 नवंबर 1913 में। कहाँ पर? जो मानगढ़ की हिल्स है वहीं पर, जहाँ मतलब जो राजस्थान गुजरात का बॉर्डर है ना, वहीं पर मानगढ़ हिल्स है, जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। तो बोला ये जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था जिनके ऊपर गोली चलाई गई, वो लीड किया जा रहा था एक सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु जी के थ्रू, है ना। वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से लीड कर रहे थे, सब साथ में इकट्ठे थे और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में। अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, गोलियाँ वगैरह चला दी थी। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं भिल ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि ये सारी बात हो रही है भिल ट्राइब्स की। भिल ट्राइब्स का ही मैसेकर किया गया था। तो ये भिल ट्राइबल ग्रुप क्या है इसको समझ लेना, क्योंकि सवाल बनते हैं ट्राइब्स को लेकर। तो ये जो वर्ड है ना भिल, ये कहाँ से लिया गया है? व्हील से लिया गया है। व्हील का मतलब होता है बो, धनुष जिसको हम बोलते हैं ना, बो, वो बेसिकली कहलाता है। तो जो भिल ट्राइब है इसको हम लोग जानते हैं धनुष पुरुष के नाम से भी, धनुष पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। भिल ट्राइब को ये भी बोला जाता है क्योंकि इनकी जो कला है ना धनुष के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद में जो भिल्स हैं ये बेसिकली ट्राइबल इंडियंस का ही एक ग्रुप है जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। गुजरात के अंदर तो आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात के अंदर बहुत सारी भिल ट्राइब्स रहती है, राजस्थान के अंदर रहती है, और इधर यानी वेस्ट साइड में तो रहती है ट्राइब्स पीपल। वेस्ट साइड के साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न साइड है त्रिपुरा के अंदर भी आपको काफ़ी सारे भिल ट्राइबल वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। 2013 तक बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था यह भिल ट्राइब, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। और इनका अपने आप में यहाँ पर एक रिच और यूनिक कल्चर है। इनकी एक पेंटिंग जानी जाती है पिथोरा पेंटिंग। ठीक है ना। पिथोरा पेंटिंग ध्यान रखना कौन सी ट्राइब से संबंधित है, वो बेसिकली भिल ट्राइब से संबंधित है। और घूमर, घूमर बेसिकली एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है, ये भी भिल ट्राइब का ही डांस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं भिल ट्राइब्स को लेकर फैक्चुअल डेटा, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या ऐसे सवाल बनते हैं? हाँ बनते हैं।
तो ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ। साल 2020 में प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से संबंधित अगर हम बात करें तो बात की जा रही है उल गुलान। जो उल गुलान है, उल गुलान जिसको हम लोग ग्रेट तुमुल्त के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली कौन से इवेंट से संबंधित है? कौन से इवेंट से संबंधित है? नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857, मपीला रेबिलियन ऑफ 1921, इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 से लेकर जो 60 तक चला था। देन उसके बाद में बिरसा मुंडा रिवोल्ट। बताओ कौन से इवेंट से संबंधित है ये पूरा का पूरा जो हमारा इतिहास है उल गुलान का? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे सवाल आते हैं। तो आपसे पूछा जाए आदिवासी जलियांवाला, क्या पूछा जाए? आदिवासी जलियांवाला किस चीज़ से संबंधित है? तो वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो जो भिल ट्राइब का मैसेकर हुआ था उससे संबंधित है। कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ के अंदर जो हिल्स हैं वहाँ पर ये देखने को मिला था। राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर आपको एरिया देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर मानगढ़ धाम को बनाया जा रहा है ताकि हम इन सारे इवेंट्स को याद कर सकें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये लोगों को गोली क्यों मारी गई थी? इसलिए मारी गई थी क्योंकि सभी लोग इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय पर बॉन्डेड लेबर सिस्टम हुआ करता था और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, कर वसूला जाता था वहाँ पे। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, भैया ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो ना, लेबर सिस्टम को बहुत परेशानी हो रही है, उसके बाद में टैक्स आप एग्रीकल्चर के ऊपर लगा रहे हो, तो इसको हटाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन प्रोटेस्ट के बदले यहाँ पर उन्होंने किया ये कि बहुत बड़ा हत्याकांड कर दिया, कई सारे लोगों को मार दिया। ठीक है ना, आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व। जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है ना, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, ये नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर इन्वेजिव ट्री बहुत तेज़ी से फैल रही है। इन्वेजिव ट्री का मतलब होता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करती है। जैसे एक एरिया है, वहाँ पर खुद नेचुरली उस एरिया में पौधे वगैरह निकलते हैं, वो उसी जगह मतलब उसी जगह के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन्वेजिव ट्री क्या होती है? जो कि उस एरिया से बिलोंग नहीं करता है। मतलब इन्वेजिव स्पीशी कौन सी होती है? जो कि उस एरिया से बिलोंग नहीं करती है, उस पर्टिकुलर नेटिव से बिलोंग नहीं करती है। तो आप कह सकते हो बाहर की एक स्पीशी है जो कि मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और वो एक पेड़ की स्पीशी है जो कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये है वो पेड़, है ना। और इस प्रकार से ये पेड़ बहुत तेज़ी से फैल गए हैं जो कि अब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? इनका नाम है सेना स्पेक्टेबलिस। इसमें पीले कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस पूरे पेड़ में। लेकिन अब ये पूरे के पूरे मुदुमुलाई रिजर्व के अंदर फैल चुका है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया। तो बोला यह गया कि 800 हेक्टेयर से लेकर 1200 हेक्टेयर की ज़मीन में ये पूरी तरह से फैल चुका है। पूरे मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर धीरे धीरे ये इन्वेजिव स्पीशी फैल रही है और ये एक चिंता का विषय बनती चली जा रही है। इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की ऑलरेडी जो पहले से स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी जगह भी यहाँ पर यही वाला स्पीशी लेती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ समय में पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व में येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आने लगे हैं, ऐसा बताया गया। बोला यह भी जा रहा है कि ज़्यादातर जो ये फैला है वो पिछले 5 सालों के अंदर फैला है। पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ। अलग अलग सजेशन तमिलनाडु के पास में आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि भैया आप इस लकड़ी का इस्तेमाल करो, इस पेड़ की लकड़ी निकालो और उस लकड़ी के से पेपर वगैरह बना सकते हो आप। ये बात यहाँ पर इस प्रकार से सजेशंस यहाँ पर तमिलनाडु के पास में है कि ऐसे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पीशी बहुत तेज़ी से फैल गई है, पूरे एरिया में स्प्रेड हो चुकी है, तो उसको टैकल करना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और इस प्रकार की पहले भी कई सारी स्पीशी हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से अपने स्प्रेडिंग दिखाई है, जैसे कि लंटाना कैमरा। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी एक इन्वेजिव था जो कि बहुत बुरी तरह से फैला था, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कहना यह है, इसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी डाला गया था कि भैया हमें ये जो पेड़ है वो काटने हैं, मतलब हटाने हैं, सारे के सारे रिमूव करने हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट अभी यहाँ पर इसकी सुनवाई भी कर रहा था। तो तमिलनाडु का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो इन्वेजिव स्पीशी है ना, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है लोकल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इस पेड़ के बढ़ने की वजह से जो लोकल पेड़ हैं, जो वहाँ पे ग्रो होने वाली नेटिव स्पीशीज़ हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रही हैं प्रॉपरली। उसके बाद में यहाँ पर जो एक तरीके से फूड वगैरह है, क्योंकि दूसरी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, वो उगती हैं, वो खाने को प्रोड्यूस करती हैं, फूड को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये वाली प्रजाति फ्लावर को यानी फूल को प्रोड्यूस करती है। तो इसके चक्कर में दूसरे पेड़ पौधे उगने बंद हो गए हैं, है ना।
तो उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहेगा। इससे क्या होगा, जानवरों के लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खतरनाक साबित होता जा रहा है। इस चीज़ को लेकर ये कंसर्न दिखाया गया। अब ये कहानी कहाँ की है, यह है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की। तो आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। न्यूज़ में क्यों है, ये तो मैंने आपको पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं। तो अब समझते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और न केवल तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटका, केरला तक ये फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एक हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला के अंदर है, इसके अंदर भी फैला हुआ है। उसके बाद में बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है, इसके अंदर भी फैला हुआ है। उसके बाद में मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, इन सब एरियाज़ में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। तो मतलब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एक हिस्सा है इन सभी एरियाज़ का, आप ऐसा कह सकते हो। ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है कि ये इन एरियाज़ का हिस्सा है। क्यों दिमाग में डाल लेनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। नाउ ये जो नाम दिया गया इसको मुदुमलाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंशिएंट हिल रेंज। अब ये बेसिकली बहुत पुराना है, लगभग बोला गया है कि 65 मिलियन ईयर्स पुराना यहाँ पर ये पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। यानी जब वेस्टर्न घाट्स बन रहे थे, है ना, तब का ये एक एंशिएंट हिल रेंज देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लांट्स की प्रजातियाँ मिलती हैं, बहुत सारी जानवरों की प्रजातियाँ मिलती हैं। अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें तो बड़ी बड़ी घासें देखने को मिलती हैं जिसको एलिफेंट ग्रास बोला जाता है, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग प्रकार के बैम्बूस पाए जाते हैं। बाकी टीक और रोजवुड जैसे यहाँ पर और भी प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें जानवरों की तो यहाँ पर टाइगर, एशियन एलिफेंट, साथ ही साथ में कुछ और प्रजातियाँ जैसे इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, लंगूर, मालाबार जायंट स्क्वायरल, वाइल्ड डॉग, इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स पाई जाती हैं। 260 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं बर्ड्स की। 89% जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं इंडिया में पाई जाती हैं, वो केवल और केवल मुदुमलाई के अंदर रिकॉर्ड करी गई हैं। तो इतनी सारी बर्ड की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और कुछ रेयर बर्ड्स हैं, जैसे भारत के अंदर कुछ ऐसी बर्ड्स जो कि बहुत कमी से दिखती हैं और बहुत कम जगह पर दिखती हैं, जैसे मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल, मालाबार लाफिंग थ्रश, और ये सारी की सारी जो बर्ड्स हैं ये सब आपको मुदुमलाई में देखने को मिल रही हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु के अंदर है ये। और तमिलनाडु के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे मुदुमलाई के अलावा है अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद में सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये सब आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। अब मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बहुत सारे एरिया में, केरला में, कर्नाटका में फैला हुआ है ना। ये ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने साल 2019 में एक प्रश्न पूछा था, वो था अगस्थ्यामला टाइगर रिजर्व को लेकर, सॉरी अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। पूछा यह था कि अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको देखने को मिलता है ना, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सबके नाम दिए गए हैं। तो ऐसा सवाल भी बन गया था, थोड़ा सा टिपिकल तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल बना है तो ऑब्वियसली बात है चांसेस है कि यहाँ रिपीट भी हो जाए। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगस्थ्यामला टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, नेयर है, आईपी पेपरा, उसके बाद में शेंदुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, ये सब यहाँ पर अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। चलो फिर आते हैं अगले सवाल के ऊपर। एक और छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 से भी लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है जो सैफरॉन फील्ड्स हैं, यानी जहाँ पे केसर उगाया जाता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा केसर की खेती होती है। नाउ जो ये सैफरॉन फील्ड्स है ना, यहाँ पर अभी इसको बनाया जा रहा है टूरिस्ट हॉटस्पॉट की तरह, कि जो लोग हैं वो घूमने जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर इसको बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर के अंदर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हैं, है ना। और ये जो लुक है ना, ये 16th सेंचुरी का लुक है। 16th सेंचुरी का लुक है कश्मीरी पोएट का, कश्मीरी पोएट और क्वीन है जिनका नाम है हब्बा खातून, ठीक है ना। उनका ये पूरा लुक देखने को मिल रहा है। तो कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंपोरे से। पंपोरे साउथ कश्मीर में स्थित है। तो इन्होंने क्या किया कि अभी यहाँ पर सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल को प्रमोट करने की एक कोशिश की है। सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब है कि अब देखो जो सैफरॉन, जो केसर होता है ना, केसर
क्या होता है, एक बैंगनी कलर के फूल में होता है, देखो जैसे कि सभी महिलाओं के हाथ में आपको यहाँ पर एक फूल दिख रहा होगा, एक बास्केट दिख रही होगी। इसके अंदर से केसर मिलता है हम लोग को, और केसर यहाँ पर सबसे महंगा मसाला है आज के टाइम पर, आपको पता होगा। एक कॉस्टलीस्ट स्पाइस है हमारे देश के अंदर में। तो अब इसकी फसल की कटाई होगी, यानी ये जो सैफरन है ये अब निकाला जाएगा इन फूलों के अंदर में से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब होगा ये कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं, ये लोग सब आशा कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो सब यहाँ पर आएँ और इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को एंजॉय करें, हार्वेस्ट सीज़न को एंजॉय करें। सब लोग घूमने जाएं, इस प्रकार से ट्रेडिशनल अटायर्स पहने, वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, है ना। एग्जैक्टली इसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रील्स को एक्सपीरियंस करें इस प्रकार से, तो लोग जाएँ और घूमें फिरें, और इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो जो फेस्टिवल है पूरा इस सीज़न है इसको एंजॉय किया जाए। अब यह हार्वेस्टिंग चलेगी, तो अपनी रील्स वगैरह बनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए एज अ टूरिस्ट की तरह जाएं। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डेवलप होती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन क्या आर्टिकल में कुछ काम की चीज़ें मिली हैं? देखो आर्टिकल में कुछ काम की चीज़ें ऐसी हैं नहीं जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सैफरन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा चर्चा की जा रही है सैफरन के बारे में, केसर की फसल के बारे में। तो क्या है केसर, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है केसर, ये बातें आपने पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सैफरन क्या है? सैफरन एक प्लांट है ना, जो कि एक फ्लावर में से, मतलब एक प्लांट, आपको प्लांट से निकला हुआ आपको ये पतला सा थ्रेड देखने को मिलेगा। पूरा फ्लावर होता है, इसमें बीच में यहाँ पर एक पतला सा ऑरेंज कलर का थ्रेड होता है, उसको हम लोग सैफरन बोलते हैं। जो सैफरन का कल्टीवेशन है ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, और सबसे पहली बात इसको कश्मीर में लेकर आया गया था। जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे उनके थ्रू यहाँ पर कश्मीर में सबसे पहली बार सैफरन लेकर आया गया, लगभग 1st सेंचुरी BC की आसपास की बात है ये। और सैफरन का इस्तेमाल केसर का कई सारी जगह पर होता है। कश्मीर के अंदर जो खाना क्विजीन्स होते हैं ना, उनके अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सभी को पता है कि हाँ केसर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और संस्कृत लिटरेचर में हम लोग केसर को बहुकम के नाम से भी जानते हैं। इसको उगाया जाता है, इसकी कटाई वगैरह होती है कहाँ पर? करेवा वाले रीजन में। करेवा क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऊंची जगह है, हाईलैंड्स है ना, वो करेवा वाला रीजन कहलाता है। इन पर्टिकुलर रीजन में इस सैफरन को लगाया जाता है और यहीं पर कटाई होती है। इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सैफरन क्या करता है? लोगों की जो हेल्थ है ना उसको वापस से नया कर देता है, लोगों को पुनर्जीवित कर देता है, आप ऐसा कह सकते हो। और इसका इस्तेमाल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर में या फिर जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैंने बता दिया, खाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबे समय से। बाकी कुछ और चीज़ें जो कि ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैफरन को उगाने के लिए कौन कौन से, मतलब किस किस प्रकार का सीज़न चाहिए होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। भारत के अंदर जो ये सैफरन होता है ना, इसकी बीज लगाई जाती है जून से जुलाई के मंथ में, फिर कहीं कहीं पर अगस्त सितंबर में लगाई जाती है, फिर यहाँ पर नवंबर के समय पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि हार्वेस्टिंग सीजन देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर आर्टिकल में। इसके अंदर जो फूल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर में, फ्लावर्स वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप सितंबर में लगाओगे या जुलाई में लगाओगे तो जो फूल हैं, जो फ्लावर हैं, वो अक्टूबर तक निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कंडीशन की बात करें तो सैफरन को लगाया जाता है बहुत ऊंचाई पर, यानी कि जो हमारा सी लेवल है इससे 2000 की मीटर की ऊंचाई पर, यानी बहुत ऊंची जगह पर इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। बाकी इसमें अच्छी खासी सनलाइट भी चाहिए होती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और कौन सी मिट्टी में एक ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है? तो वो है कैल्केरियस मिट्टी। कैल्केरियस जो सॉइल होता है, कैल्केरियस मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो, उसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से ये ग्रो करेगा, ठीक है। अब सैफरन हमारे भारत में और कौन कौन से रीजन्स के अंदर ग्रो किया जाता है? तो सैफरन कुछ ही रीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद पंपोरे रीजन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पंपोरे रीजन भी यहाँ पर जाना जाता है सैफरन के लिए। और पंपोरे को हम लोग बोलते हैं सैफरन बोल ऑफ कश्मीर, ध्यान रखना। यानी कि आप कह सकते हो ये केसर का पूरा कटोरे के नाम से जाना जाता है। और पंपोरे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको सैफरन बोल ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सैफरन का प्रोडक्शन यहीं पर होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बुदगाम, श्रीनगर, उसके बाद में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इन सब एरियाज़ में भी सैफरन को ग्रो किया जाता है। और हाल ही में जो कश्मीरी सैफरन था ना, इसको GI टैग भी दिया गया था, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस भी इसको दिया गया था। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आज कुछ छोटे आर्टिकल थे लेकिन डेटा बहुत सारा था। नाउ अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर।
लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन पर आने से पहले हमेशा की तरह हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? हाईलाइट द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर। जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर होता है ना, इसको लेकर भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं ये आपको बताना है। साथ ही साथ में कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करना है कि क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं ताकि इस एमएसएमई सेक्टर के पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा सकें, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। तो क्या क्या किया जा सकता है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, ठीक है ना? तो ये आप बताना है। और मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम लोग उन चैलेंजेस को टैकल कर कर एमएसएमई के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, ये आपने लिखना है। और आंसर लिखना है 250 शब्दों में। और लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। तो आप लोग भी एक काम ज़रूर से करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू तो कर सकते हो ना। जैसे आप 2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, इससे यहाँ पर होगा ये, आपके पास में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे जो कि आपने खुद नोट डाउन नहीं करे हैं। साथ ही साथ में आप सामने वाले की मिस्टेक्स को बता सकते हो अगर उन्होंने कोई मिस्टेक करी है तो, कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। एक ही एडिटोरियल है जो कि काम का है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको पता है, क्योंकि मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज कंटेंट दे सकूं, काम की चीज़ें ज़्यादातर बता सकूं। इस वजह से पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें आपको मिलती हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो ये जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है शिबानी घोष के थ्रू और साथ ही साथ भार्गव कृष्णा के थ्रू। अब दोनों रिसर्चर हैं। दोनों ने बताया कि जो एयर पोल्यूशन से लड़ाई कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पर, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे जो हम लड़ रहे हैं इस फाइट के अंदर, इस जंग में हमारे लिए सबसे जो कमज़ोर लिंक है वो क्या है, वो ये बताती हैं। यानी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है, अगर हमने वहाँ पर सुधार कर लिया तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। ये दोनों क्या दिक्कत है आओ इसको समझते हैं। राइटर बोलते हैं कि सर हम एयर पोल्यूशन से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है हमारी ज़िंदगी के अंदर, सही बात है। हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ज़्यादातर मृत्यु हो रही है, सही बात है। अब इस एयर पोल्यूशन को कोई रेगुलेट कर रहा है या नहीं? मतलब कोई बॉडी है जो कि इसका ध्यान रखती है या नहीं रखती है? बिल्कुल है बॉडी। वो कौन सी है? हर एक राज्यों के अंदर आपको इसका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलेगा। राज्यों के अंदर होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक तो ये बॉडी है और दूसरी बॉडी है पीसीसी, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये यूनियन टेरिटरी में होती है। राज्यों के लिए एसपीसीबी को बनाया, यूनियन टेरिटरी के लिए पीसीसी को बनाया। इन दोनों का काम है एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करना, एयर पोल्यूशन के ऊपर ध्यान रखना और उस एमिशन को कंट्रोल करना, इन दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन पता है सबसे बड़ी दिक्कत है, ये दोनों ही बॉडियों में बहुत सारी कमियां हैं और अगर इन बॉडीज़ में ये कमियां रहेंगी तो ऑब्वियस ही बात है एयर पोल्यूशन से लड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दोनों बॉडी परफेक्टली काम करें, क्योंकि ये सारा काम इन्हीं को सौंपा गया है, तो ये आराम से इस एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से लड़ सकती हैं। अब कमियां क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले समझना इन दोनों का एक मेजर रोल क्या है। जो एम्बिशंस हैं, जो भी यहाँ पर पोल्यूशन निकल रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करने का काम इन्हीं दोनों का है। इनको अलग अलग टास्क दिए गए हैं लेकिन इन्होंने अपने टास्क परफॉर्म नहीं करे हैं। अब वो टास्क परफॉर्म क्यों नहीं करे, उसके पीछे के सेवरल रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर राइटर ये बोलती हैं कि सर जो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इसको बनाया गया है, पहली बात स्टार्टिंग में जब इसको लेकर आया गया था तो 1974 का हमारे पास में एक एक्ट था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसके अंदर में इसको लेकर आया गया था। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ समय में इसकी पावर्स को हमने बढ़ाया। यह वाटर पोल्यूशन से लड़ता था लेकिन इसकी पावर को बढ़ा दिया हम लोगों ने और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसको सौंप दिया कि भैया वाटर पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी देखो, तुम एयर क्वालिटी को भी मैनेज करो। अब होता यहाँ पर यह है कि बहुत सारी नई नई एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आप देख पाओगे ऐड कर दी गई, नई नई चीज़ें इसको सौंप दी गई, इसके रोल और फंक्शन बढ़ गए। लेकिन बॉडी तो एक थी ना, बॉडी के अंदर जो लोग मेंबर काम कर रहे थे उतने ही थे सभी जगह पर और मेंबर थोड़े से कम होते रहे, लेकिन काम आपने ज़्यादा सौंप दिया तो बॉडी के ऊपर बर्डन बढ़ गया। लेकिन बॉडी का जो पोटेंशियल था, जो उसकी पावर थी, एनर्जी थी, वो उतनी ही थी। लेकिन आपने जब काम बढ़ा दिया तो बॉडी के ऊपर बर्डन बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आया। तो इसने
अपने जो फंक्शंस हैं, अपने रोल्स हैं, वो परफॉर्म करने भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ने की बजाय घट गई, कैपेसिटी इसकी कम हो गई। तो जो हमारे एनवायरमेंट इंडिकेटर हैं, चाहे वो एयर क्वालिटी हो चाहे वाटर क्वालिटी हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती हुई चली गई हमारे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर, क्योंकि इन बॉडीज़ का जो रोल है ना, खासकर एसपीसीबी का, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ये रोल काफ़ी हद तक कम हो गया, इसकी पावर घट गई। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश करी है, सरकारी कमेटीज़ की रिपोर्ट है। उन्होंने ये दिखाया कि एयर पॉल्यूशन का बढ़ने का एकमात्र और एक सबसे बड़ा कारण वो क्या है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अच्छा परफॉर्मेंस ना होना। और हाल ही में भी यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक सीरीज़ ऑफ पेपर्स पब्लिश होते हैं, यानी कि लगातार सीरीज़ में कुछ पेपर्स आते हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के थ्रू। और इन्होंने भी यहाँ देखा कि भैया स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वाकई में बहुत सारी कमियाँ हैं। इसमें से 3 कमियों के बारे में इन्होंने बताया, 3 कमियाँ सबसे बड़ी कमियाँ हैं। उन कमियों को अगर देखकर उस पर कदम उठा लिया गया तो कहीं ना कहीं हम एयर क्वालिटी के मामले में फिर करने लगेंगे बहुत अच्छी तरीके से अच्छा काम। पहली कमी, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट कमी के बारे में यहाँ पर राइटर बताती हैं। पहली कमी क्या है? इस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो देखो। कंपोजिशन मतलब इसमें कितने कितने लोग हैं, कितना कितना स्टाफ है। ये आज के टाइम पर चिंता करने वाली बात है। चिंता करने वाली बात क्या है? क्योंकि इसके अंदर देखो कुछ एक्सपर्टीज़ होते हैं, यानी इस बॉडी के अंदर ना कुछ एक्सपर्टीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ ही गायब हैं। ये बात यहाँ पर राइटर बोलती हैं। वो जो क्रूशल एक्सपर्टीज़ हैं वही लोग गायब हैं। ये बोर्ड पूरा का पूरा मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरी है, और भी ढेर सारे मेंबर्स हैं जिनको डेली बेसिस पर काम दिया जाता है काम करने के लिए। सॉरी। तो बोला गया इतने सारे जो मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं, लेकिन आप देखोगे पिछले कुछ समय में इसमें जो मेंबर्स हैं वो लगातार कम होते हुए नजर आए। जैसे इस बॉडी के अंदर कुछ साइंटिस्ट भी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और एकेडमिक्स भी देखने को मिलते हैं। यानी इस बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर हैं इसके 7% साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर और एकेडमिक्स वाले लोग भी हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात पता है क्या? कि इसमें साइंटिस्ट वगैरह के अलावा 2 और मेंबर्स होने चाहिए। 2 मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। 2 मेंबर्स की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास में नॉलेज हो और एयर क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है उसकी सारी प्रॉपर यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो। ऐसे 2 लोग भी इसमें होने चाहिए इस बॉडी में। इस बॉडी में खुद लिखा हुआ है, लेकिन सर वही 2 लोग गायब हैं इसके अंदर, जिनका मेन काम है एयर क्वालिटी को मैनेज करना। वही 2 लोग इसमें से गायब हैं, यानी एक्सपर्ट लोग जिनका मेजर काम है वही लोग गायब हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इस बॉडी का? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं, वो है इसकी लीडरशिप। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लीडरशिप है, इसका जो चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरी है, ये लंबे समय तक रुक ही नहीं पाते सर। थोड़े टाइम के लिए बने और फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद चले गए घर, मतलब हो गया, हट गए अपनी पद से। तो बहुत सारे राज्यों के अंदर हमने ये देखा है कि ये जो पोस्ट है ना, इसके ऊपर लंबे समय तक कोई चेयरपर्सन बैठा ही नहीं रहा। और आप कह सकते हो कि जिस पर्टिकुलर बॉडी का कोई हेड नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो वो बॉडी कैसे वर्क करेगी? इनफैक्ट हमने ये देखा कि अभी एक शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है, मतलब एक और चेयरपर्सन आया था इस बॉडी का, जो कि 18 दिन के लिए बैठा था, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के अंदर, केवल 18 दिन के लिए था। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है 15-15 दिन के लिए चेयरपर्सन लीडर को बनाया गया है। तो भाई 15 दिन में क्या ही कर लेगा, उसे काम समझते समझते 15 दिन निकल जाएंगे, है ना? तो जो लीडरशिप है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक लीडर जो है वही एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे बॉडी को आगे बढ़ाने में, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी से वो मेन लीडर ही गायब रहता है ज़्यादातर, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए, भाई जितनी देर में वो काम सीखेगा उतनी देर में वो हट जाता है, बात खत्म हो गई। कुछ महीने के लिए आ रहा है, कोई 15 दिन के लिए आ रहा है, तो ऐसे इंप्लीमेंट करोगे तो काम खत्म हो गया। आप थोड़ा उसका टेन्योर बढ़ाओ तो सही, उसका टेन्योर बहुत लंबा रखो ताकि वो चीज़ों को समझे, एक ही कंट्रोल में रहे, वो सही से काम करवा पाए। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण बोलती है राइटर कि भैया इस पूरे बॉडी के अंदर स्टाफ की ही कमी है। अबे है कौन इस बॉडी में? फिर सभी लोग की कमी है, तो स्टाफ की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। जो इस पर्टिकुलर बॉडी यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, ये अंडर स्टाफ चल रहा है, यानी स्टाफ की कमियां हैं। एटलीस्ट 40% के आसपास जो पोस्ट हैं वो अभी वैकेंट हैं, खाली पड़ी हुई हैं 9 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर।
मैंने आपको बताया हर एक राज्य का अलग अलग कंट्रोल बोर्ड है। तो उनके अंदर 9 वैकेंसीज जो है ना वो अभी खाली पड़ी हुई हैं। टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज आपको देख पाओगे, है ना। कुछ वैकेंसी जैसे कि 84% झारखंड, मतलब 84% टेक्निकल वैकेंसीज खाली हैं झारखंड में, 75% बिहार के अंदर हैं, हरियाणा में है। तो ये वैकेंसीज खाली हैं। तो आपके पास में प्रॉपर स्टाफ का स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप ये बताओ, आपके बॉडी में जब लोग ही नहीं है तो बॉडी काम कैसे करेगी? और बॉडी का काम है एयर क्वालिटी को मैनेज करना, कैसे होगा काम, है ना। तो इसके ऊपर हमें तुरंत कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टाफ कम होगा तो इससे क्या होगा, इससे मतलब जो बॉडी का रेगुलेशन का काम है वो रेगुलेशन का काम बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ पे ज़रूरत है 100 लोगों की, काम कर रहे हैं 40 लोग, तो सर यहाँ पर बाकी जो 60 लोग हैं ना उनका बर्डन भी इन्हीं 40 के ऊपर पड़ रहा है। और उस बर्डन पड़ने की वजह से, उस वर्कलोड के पड़ने की वजह से वो लोग भी अपना प्रॉपर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक समय बाद देखो बर्डन ज़्यादा पड़ता है तो उसके बाद यहाँ पर अपने आप ही इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम हो जाती हैं। एक हद तक ज़्यादातर क्या है करेगा, मतलब कंसिस्टेंट रहता है इंसान, लेकिन थोड़े काम के लिए रहेगा ना। जो उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमता है उतना ही कर पाएगा, अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। थोड़े टाइम तक कर लेगा, कितने समय तक कर पाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से भी आप देख पाओगे तो इस बॉडी का बहुत, मतलब क्या ही बताएं, इस बॉडी का कोई यूज़ नहीं है आज के टाइम पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं राइटर के थ्रू, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है और इसके ऊपर कदम उठाओ और साथ ही साथ में इनका एक सोल्यूशन लेकर आओ। जैसे यहाँ पर सोल्यूशन लेकर जाएगा तो ही जाकर हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी आप लोग देखोगे ना तो एक एडिटोरियल तो ये था, दूसरा एडिटोरियल ये था रिपोर्टिंग रेप को लेकर। अब ये कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, यानी कि 2 फिंगर केस वाले के बारे में चर्चा की जा रही है। कल का जो हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसका सबसे पहला आर्टिकल मैंने यही वाला डिस्कस किया है। तो आप लोग कल वाले वीडियो में सबसे पहला आर्टिकल ये पढ़ सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा यहाँ पर काम की चीज़ पढ़ो और वो चीज़ें यहाँ पर मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे ही रहा हूँ। बाकी कुछ और कंटेंट भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। यार मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, मतलब टाइम को मैनेज कर पाना। ये वीडियो खैर आता ही रहता है, शाम वाला वीडियो बीच बीच में गैप भी हो जाता है। अब कल भी आना था वीडियो, लेकिन थ्रोट में पेन की वजह से वो आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप किसी दिन कंटिन्यू कर लेंगे, रेगुलर होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन सुबह वाले वीडियो में रेगुलर है, ठीक है ना। अब अपने पुराने वाले सवाल को, यानी कि जो प्रीलिम्स का सवाल था, इसका आंसर देख लेते हैं। सवाल था अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। यहाँ पर अलग अलग फसलों के नाम दिए गए, बताओ इसमें से कौन सी फसल है जो कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुगर केन। क्लियर हो गया? चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।